नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पे। दोस्तों आज अपन स्टार्ट करते हैं लाइब्रेरियन के अंदर नया टॉपिक, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, पुस्तकालय वर्गीकरण नाम का अपना नया टॉपिक रहेगा, जिसके बारे में आज अपन इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों एक और आपको दोबारा मैं बताना चाहूँगा कि लाइब्रेरियन से संबंधित जो 15 टेस्ट की टेस्ट सीरीज अपनी है वो हमारे इस ऐप पे अवेलेबल है। ऐप का नाम आप गूगल प्ले स्टोर में जाकर नोबल इंस्टीट्यूट सीखकर करके ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हमारे इस ऐप का लिंक मिल जाएगा, जहां जाके आप अपने अगर आप चाहें तो इस टेस्ट सीरीज को परचेज कर सकते हैं। इसमें आपको 15 टेस्ट मिलेंगे, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों के 15-15 टेस्ट, और दोनों में 100 क्वेश्चन, मतलब 1500 क्वेश्चन आपको पेपर फर्स्ट के मिलेंगे और 1500 क्वेश्चन पेपर सेकंड के मिलेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की कक्षा बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले टॉपिक का नाम है अपना लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, पुस्तकालय वर्गीकरण। अब देखो, क्लासिफिकेशन वर्गीकरण को इंग्लिश में बोला जाता है। इस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द क्लासिक से हुई है, बस ये अपन को पता होना चाहिए। पहला क्वेश्चन तो कई बार यहीं से उठा लिया जाता है कि क्लासिफिकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा की कौन से शब्द से हुई है? क्लासिक शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है बांटना या विभाजित करना। बांटना, अलग अलग करना, इसका क्या होता है? अर्थ होता है। अब देखो, इस शब्द का, कौन से शब्द का? क्लासिक शब्द का सर्वप्रथम उपयोग रोम साम्राज्य में किया गया था, जो संपत्ति या पद प्रतिष्ठा के आधार पर फर्तक भाग में बांटने के लिए प्रयुक्त होता था। ये शब्द जो क्लासिफिकेशन शब्द है वो संपत्ति और पद प्रतिष्ठा के आधार पर अलग अलग भागों में बांटने के लिए रोम साम्राज्य में इसका प्रयोग किया जाता था। जो एक लाइन और आती है कि पुस्तकालय प्राचीन काल में तो संग्रह के केंद्र थे। कहने का मतलब प्राचीन काल में तो पुस्तकालय में केवल संग्रह किया जाता था पुस्तकों का, परंतु वर्तमान में ज्ञानार्जन के केंद्र बन चुके हैं। लेकिन आज इनसे लोग तरह तरह के हर तरह का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, तो ये ज्ञान अर्जन के साधन केंद्र बन चुके हैं। अब देखो, पुस्तकालय वर्गीकरण, डॉक्टर रंगनाथन ने पुस्तकालय वर्गीकरण को 3 भागों में डिवाइड किया है। पहला है प्राकृतिक, दूसरा मानविकी और तीसरा सामाजिक विज्ञान। तो ये अपन को तीनों के बारे में ध्यान होना चाहिए कि पहला प्राकृतिक, दूसरा मानविक और तीसरा सामाजिक। इसको वर्गीकरण को इन 3 भागों में डॉक्टर रंगनाथन महोदय ने डिवाइड किया है। आगे देखते हैं पुस्तकालय वर्गीकरण की परिभाषाएं। मतलब अब अपन बात करते हैं वर्गीकरण की परिभाषाएं। तो देखो, कई महर्षि ऐसे हुए हैं जिन्होंने वर्गीकरण की परिभाषा दी है। उनमें जो मुख्य परिभाषाएं हैं उनको अपन इस चैप्टर में देखेंगे। तो देखो, सबसे पहले बात आती है सेयर्स महोदय की। इन्होंने क्या बोला कि वर्गीकरण वस्तुओं को उनकी विशेषता पहचानने, मतलब वर्गीकरण वस्तुओं को उनकी विशेषता पहचानने, उनके वर्ग बनाने तथा वर्ग को क्रम में व्यवस्थित करने की मानसिक क्रिया है। देखो कि वर्गीकरण वस्तुओं की विशेषता को पहचानने, उनका वर्ग बनाने, मतलब उनका एक ग्रुप बनाने तथा ग्रुप को क्रम से व्यवस्थित करने की मानसिक क्रिया ही वर्गीकरण है, ऐसा सेयर्स महोदय ने कहा है। फिर अगले हैं दार्शनिक मार्गरेट मन के अनुसार वस्तुओं को समानता और भिन्नता के आधार पर व्यवस्थित करना ही वर्गीकरण है। बिल्कुल, समानता और असमानता के आधार पर अलग अलग भागों में व्यवस्थित करना ही क्या है? वर्गीकरण है, मार्गरेट मन के अनुसार। अब बात आती है ऐसा रंगनाथन ने क्या कहा है कि पुस्तक के विशिष्ट विषय के नाम को अधिमान्य कृत्रिम भाषा में अनुवादन करना ही पुस्तकालय वर्गीकरण है। मतलब विशिष्ट विषय के नाम को कृत्रिम भाषा में अनुवाद करना ही पुस्तकालय वर्गीकरण है। ये किसने कहा? ऐसा रंगनाथन ने कहा। साथ ही देखो, इन्होंने और कुछ क्या कहा है कि विशिष्ट विषय पर असंख्य पुस्तकों का पृथक्करण भी शामिल है, जो कुछ क्रमिक संख्या की सहायता से होता है। मतलब क्रमवारी, जैसे 1 2 3 4 5, इसके हिसाब से क्रमिक संख्या के हिसाब से क्या होता है? पुस्तकों का वर्गीकरण किया जाता है। आगे वापस देखो, सेयर्स महोदय की एक और परिभाषा आती है कि पुस्तकों को शेल्फों पर साहित्य क्रम में व्यवस्थित करने की कला ही पुस्तकालय वर्गीकरण है। तो शेल्फ होते हैं पुस्तकों को रखने के लिए, उन पे साहित्य क्रम में व्यवस्थित करने की जो कला होती है वही पुस्तकालय वर्गीकरण होती है, ऐसा सेयर्स महोदय ने कहा है। अब देखो आगे है सीए कटर के अनुसार पुस्तकालय वर्गीकरण अपरिवर्तित अथवा समान विषयों पर रचित पुस्तकों को एकत्रित करने का कार्य है। मतलब समान विषय पर रचित जो पुस्तकें उनको एक जगह इकट्ठा करना ही बस पुस्तकालय वर्गीकरण है। ईसी रिचर्डसन के अनुसार पदार्थों को उनकी समानता तथा असमानता के आधार पर रखना वर्गीकरण है। तो ये जो परिभाषा है इनका अपन को पता होना बहुत जरूरी है। आगे और देखते हैं, देखिए जे.एस. मिल के अनुसार वर्गीकरण वस्तुओं के विचारों को क्रमबद्ध करने के लिए भावित उत्तम उपाय है।
मतलब क्रमबद्ध तरीके से समान असमान को अलग अलग करना और फिर उनको क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित करना एक तरीके से वर्गीकरण होता है। और ऐसा इन्होंने कहा कि वस्तुओं के विचारों को क्रमबद्ध करने के लिए जो भावित जो उत्तम उपाय होता है वही वर्गीकरण है। मार्गरेट मन के अनुसार वस्तुओं का वर्गीकरण वस्तुतः ज्ञान का वर्गीकरण है, जिससे पुस्तकों के भौतिक स्वरूप के आधार पर समन्वय कर लिया जाता है। अब देखो डॉक्टर रंगनाथन की पहले वाली विशेषता का शॉर्ट रूप है कि विशिष्ट भाषा का कृत्रिम रूप में अनुवाद ही वर्गीकरण है। बिल्कुल देखो, विशिष्ट भाषा है उसको कृत्रिम भाषा में अनुवाद कर दिया आपने तो वही क्या हो गया, उसका वर्गीकरण हो गया। तो ये थी वर्गीकरण की परिभाषाएं। अब अपन बात करते हैं पुस्तकालय वर्गीकरण में एकीकरण के चरण, मतलब हेनरी ब्लिस के अनुसार कि पुस्तकालय वर्गीकरण के जो अपने चरण होते हैं उनकी बात करेंगे। इन्होंने देखो हेनरी ब्लिस ने ये कहा कि सॉरी वर्गीकरण के चरण है, एकीकरण के चरण नहीं है। यहाँ पे ये अपन ने गलत थोड़ा बाई मिस्टेक है यहाँ पे। आप यहाँ पे वर्गीकरण पढ़ें इसको कि पुस्तकालय वर्गीकरण, तो पुस्तकालय वर्गीकरण के चरण किसके अनुसार, हेनरी ब्लिस के अनुसार। पहला है विभाजित करना, फिर पहले उसको अलग अलग भागों में बांटना, फिर उसका ग्रुप बनाना और फिर उसका वर्गीकरण करना। ये क्या होता है, हेनरी ब्लिस के अनुसार वर्गीकरण के चरण हैं कि सबसे पहले विभाजित करना, फिर वर्गीकृत करना और फिर क्लासिफिकेशन करना। हेनरी ब्लिस के अनुसार पुस्तकालय वर्गीकरण के ये 3 चरण हैं। अब देखो डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के अनुसार विषय 3 प्रकार के होते हैं। पहला मूल विषय, दूसरा यौगिक विषय और तीसरा जटिल विषय, जैसा कि अपन पहले भी इस बारे में चर्चा कर चुके हैं। अगली बात है देखो पुस्तकालय वर्गीकरण की आवश्यकता एवं महत्व। कहने का मतलब पुस्तकालय का वर्गीकरण करने की आवश्यकता क्यों पड़ी और उसका क्या महत्व है, दोनों को अपन एक साथ देख लेते हैं। तो सबसे पहला बिंदु आता है पुस्तकालय की असीमित, पुस्तकों की सीमित संख्या। देखो पुस्तकों की यहाँ पे सीमित नहीं होगा, सॉरी असीमित संख्या होगी। अपन को ध्यान होना चाहिए कि यहाँ पे असीमित संख्या होगी, सीमित संख्या नहीं होगी, असीमित संख्या। पुस्तकों की असीमित संख्या ध्यान रख पड़िएगा इसको कि पुस्तकों की असीमित संख्या। इसमें देखो पुस्तकों को सही क्रम में व्यवस्थित करने और आवश्यकता पड़ने पर आसानी से उस तक पहुंचने के लिए वर्गीकरण ही एकमात्र विकल्प बचता है। यानी कहने का मतलब पुस्तकों की असीमित संख्या पर नियंत्रण के लिए वर्गीकरण आवश्यक है। मतलब अब अगर आप वर्गीकरण कर लेंगे तो इस संख्या सीमित हो जाएगी। अपन को पता रहता है कि अमुक की पुस्तकें, कौन से टॉपिक की कितनी पुस्तकें हैं और किस किस सेल पे है, कहाँ वो रखी हुई है। तो पुस्तकों की असीमित संख्या को नियंत्रित करने के लिए भी पुस्तकालय वर्गीकरण की आवश्यकता होती है। दूसरा बिंदु है विषय की जटिलता। तो विषय की जटिलता में देखो अपन बात करें तो विषय संबंधित विषय के साथ सही क्रम में व्यवस्थित करने के लिए वर्गीकरण आवश्यक है। मतलब कोई जैसे विषय है उससे संबंधित जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनको एक जगह रख देंगे, अपन एक जगह व्यवस्थित करते हैं। सही क्रम में व्यवस्थित करने के लिए भी पुस्तकालय वर्गीकरण की आवश्यकता पड़ती है। फिर देखो पुस्तकालय के उद्देश्य पूर्ति के लिए, देखो वैसे अगर अपन बात करें तो पुस्तकालय का उद्देश्य है कि पाठकों को मतलब सेवा प्रदान करना। और देखो पाठकों को सेवा प्रदान करने के लिए, सही ढंग से सेवा प्रदान करने के लिए वर्गीकरण होना जरूरी है, क्योंकि बिना वर्गीकरण पर्याप्त मतलब पाठकों की जो जरूरत की पुस्तक है वो अपन इजीली अवेलेबल नहीं करवा सकते। तो उसको मतलब तुरंत समय का बचाव करते हुए जिस पुस्तक की मांग होती है उसको तुरंत प्रदान करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, पुस्तकालय वर्गीकरण की आवश्यकता पड़ती है। अगला पुस्तकों के उपयोग में वृद्धि के लिए। देखो पुस्तकों के उपयोग में वृद्धि के लिए का ये मतलब हो गया कि देखो अगर कोई पुस्तक है, अगर अपन को वर्गीकरण किया हुआ है और अपन को उसके बारे में पूरी जानकारी है कि कौन से सेल पे है, कौन से सब्जेक्ट के साथ उसको रखा गया है, तो जैसे ही उसकी मांग होती है तो तुरंत प्रभाव से उसको क्या किया जा सकता है, उपलब्ध करवाया जा सकता है अगर पुस्तकालय वर्गीकरण किया हुआ हो। तो इसके लिए भी किसकी आवश्यकता पड़ती है, वर्गीकरण की आवश्यकता होती है। फिर साहित्य क्रम में विन्यास हेतु। साहित्य क्रम में विन्यास का मतलब संबंधित पुस्तक के पास स्थान देने हेतु वर्गीकरण आवश्यक है। मतलब कोई भी पुस्तक है उस पुस्तक के पास में मतलब पुस्तक को रखना साहित्य क्रम में हो गया। फिर आगे समय की बचत करना। देखो वर्गीकरण के अभाव में पाठक को पुस्तक तक पहुंचने में काफी समय लग जाता है, तो वर्गीकरण अगर किया हुआ है तो क्या होती है भाई, समय की बचत होती है। तो ये अपने हो गए वर्गीकरण की आवश्यकता कह सकते हैं अपन। आगे देखिए फिर है वर्गीकरण के उद्देश्य। आखिर वर्गीकरण किया क्यों, मतलब वर्गीकरण करने से फायदा क्या होता है उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले है साहित्य क्रम, सॉरी वापस मिस्टेक आ गई यहाँ पे, साहित्य क्रम लिखना, साहित्य क्रम की जगह अपन साहित्य क्रम इसको पढ़ेंगे। तो साहित्य क्रम, इसमें पाठक को पाठ्य सामग्री खोजने में सहायता प्राप्त होती है। अगर वर्गीकरण किया हुआ है
तो वर्गीकरण का उद्देश्य क्या हो गया कि सहायक क्रम, मतलब सहायक क्रम से क्या फायदा होता है कि पाठक को पाठ्य सामग्री खोजने में सहायता प्राप्त होती है। फिर है सही प्रतिस्थापन। देखो पुस्तकालय में वर्गीकरण पुस्तकालय मतलब पुस्तकालय शोधन में सहायता प्रदान करता है। तो वर्गीकरण होता है वो पुस्तकालय शोधन में सहायता प्रदान करता है। तो इसीलिए क्या होना चाहिए, पुस्तकालय इसका प्रतिस्थापन भी सही क्रम में होना चाहिए, जिससे कि आवश्यकता पड़ने पर आसानी से पुस्तक तक पहुंचा जा सके। अगला है यांत्रिक व्यवस्थापन। देखो यांत्रिक व्यवस्थापन की बात अपन करते हैं तो यांत्रिक व्यवस्थापन का क्या मतलब हुआ, यांत्रिक व्यवस्थापन से यहां मतलब है कि वर्गीकरण के माध्यम से किसी भी प्राकृतिक विषय को कृत्रिम अंक प्रदान किए जाते हैं और उनका वर्गांक निर्मित किया जाता है। मतलब एक डिजिटल नंबर उनको दे दिया जाता है, या कह सकते हैं कि अपन एक कृत्रिम नंबर उनको दे दिया जाता है जिससे उसकी पहचान की जाती है। तो ये कहलाता है यांत्रिक व्यवस्थापन। फिर नेक्स्ट हो गया पुस्तकों के विस्तार पर नियंत्रण भी पुस्तकालय वर्गीकरण का उद्देश्य होता है। फिर अगर बात करें तो पुस्तक को उचित स्थान पर रखना भी उसका वर्गीकरण का उद्देश्य होता है। पाठक को वांछित पुस्तक उपलब्ध कराना भी वर्गीकरण का उद्देश्य होता है। और वर्गीकरण पुस्तक चयन में भी सहायता करता है और सूची निर्माण में भी सहायता करता है और समय की बचत भी करता है। आगे देखते हैं, डॉक्टर रंगनाथन के अनुसार वर्गीकरण के क्या उद्देश्य हैं। तो देखो पाठक द्वारा मांगे जाने पर पुस्तकालय में उपलब्ध किसी पुस्तक का फलक पर स्थान अतिशीघ्र बताया जा सकता है। मतलब अगर वर्गीकरण किया हुआ है तो कोई भी पाठक जब मांगेगा तो उसको बताया जा सकता है कि अमुक फलक या सेल पे इस स्थान पर वो पुस्तक आपको मिल सकती है। फिर नेक्स्ट है, पाठक जब कोई वस्तु पुस्तकालय में वापस लेकर आता है, मतलब पढ़ने के बाद पास पुस्तक लेके जाते हैं, फिर वापस जब वो जमा कराता है तो माध्यम से उसे उसके पूर्व स्थान पर रखा जा सकता है, उसके पूर्व स्थान पर उसको रखा जा सकता है। फिर किसी नवीन पुस्तक के पुस्तकालय में आने पर उससे संबंधित पुस्तक के साथ भी व्यवस्थित किया जा सकता है अगर पुस्तकालय वर्गीकरण किया हुआ है तो। फिर आता है पुस्तकालय वर्गीकरण का शाब्दिक अर्थ प्राकृतिक विषय को कृत्रिम अंक प्रदान करना है। सॉरी वापस यहाँ पे मिस्टेक है, अंक ग की जगह अपन को यहाँ पे क पढ़ना है, इसको ग नहीं होगा ये क होगा। तो कृत्रिम अंक प्रदान करना पुस्तकालय वर्गीकरण का शाब्दिक अर्थ हो गया, प्राकृतिक विषय को कृत्रिम अंक प्रदान करना। फिर बात करते हैं, देखो प्राचीन समय में पुस्तकालय वर्गीकरण के आधार क्या क्या थे। तो देखो प्राचीन समय में रंग के आधार पर पुस्तकालय वर्गीकरण किया जाता था, आकार के आधार पर, लेखक के आधार पर, आख्या के आधार पर, विषय के आधार पर और भाषा के आधार पर क्या किया जाता था, पुस्तकालय का वर्गीकरण किया जाता था। तो दोस्तों ये थी अपने आज की इस टॉपिक की महत्वपूर्ण बातें पुस्तकालय वर्गीकरण से संबंधित। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जरूर कीजिए। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली कक्षा में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।